गाड़ी पर 24 घंटे नजर रखना चाहते हैं? जीपीएस लगवाए गाड़ी चोरी बंद करे। आपको करना है बस एक व्हाट्सएप 9075554422 पर। आप देख रहे हैं वसई सत्ता, एक निष्पक्ष आवाज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। राजस्थान के सीकर जिले में दिनारपुरा गांव में एक ईश्वर सृष्टि प्रकल्प बनाया गया है, जिसकी चर्चा पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी होने लगी है। यहाँ आकर आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे आप 50-60 साल पहले या कि सतयुग में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ गौशाला है, योग कराया जाता है, नेचुरोपैथी से इलाज किया जाता है। यहाँ फल सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। यहाँ पर पानी भी आपको कुएं का ठंडा मिलता है और हवा भी आपको पेड़ों के नीचे अच्छी लगती है, अच्छी मिलती है। आपको एसी कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रकल्प के बारे में और क्या कुछ बताया कमलेश पारिक जी ने, आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। पारिक साहब, ये बताइए कि ईश्वर सृष्टि प्रकल्प जो शुरू करने के पीछे क्या इरादा है, आपकी क्या उद्देश्य है, और इसका नाम आपने ईश्वर सृष्टि क्यों रखा, कहाँ से इसका? आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देता हूँ। वह कि ईश्वर सृष्टि नाम क्यों रखा? नाम इसके लिए कहा कि हमारा ये मानना है कि जो कुछ करता है ईश्वर करता है, हम निमित्त मात्र हैं। आत्मा को परमात्मा जो प्रेरणा देता है उसी से आत्मा काम करती है। ये सनातन का सर्वमान्य सिद्धांत है। उसी के अनुसार हमने इसलिए नाम रखा कि ये जो कुछ बना रहा है या बनेगा वो ईश्वर की कृपा से बनेगा, और ये ईश्वर की जैसी सृष्टि है वैसी ही ये सृष्टि बनेगी। हम केवल निमित्त मात्र हैं। ये तो नाम क्यों रखा? पहला जो प्रश्न था कि ईश्वर सृष्टि की कल्पना किस प्रकार से आई, तो आपको पता होगा सनातन धर्म में हमारे यहाँ पे 4 शब्द हैं। पहला प्रारब्ध, पुरुषार्थ, प्रमाद और परमार्थ। जो कुछ इस जीवन में हमें मिला है वो हमारे पिछले जन्म का प्रारब्ध था। उसके बाद में अपने पुरुषार्थ से हम प्राप्त करते हैं। जो कुछ पुरुषार्थ से प्राप्त किया है उसको यदि हमने परमाद में खो दिया तो जैसा होना है वो होगा। यदि उसको हमने परमार्थ में लगाया तो वो प्रारब्ध में कन्वर्ट होगा। और चूंकि हम सनातन धर्म को मानते हैं और पुनर्जन्म में हमारा विश्वास है, पुनरअपि पुनरअपि पुनरअपि, तो इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है जो पुरुषार्थ से हमने कमाया है उसको परमार्थ में अवश्य लगाया जाए। एक बात। दूसरी है, सनातन धर्म के अनुसार अपने जीवन को 100 वर्ष में बांटा गया है और 4 आश्रम उसके होते हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। हमने बहुत सारे महात्माओं के, साधु संतों के प्रवचन सुने कि ऐसे 4 आश्रम, ऐसे 4 आश्रम, लेकिन जब ढूंढने देखने जाते थे तो कहीं पर भी इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं मिलता था, उसका उदाहरण मिलता नहीं था। तो कहीं तो भी उदाहरण सेट होना चाहिए, एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। इसलिए मैंने निश्चय किया। और चूंकि पहले का कुछ न कुछ चीज़ें मिल रही थी, जैसे मेरा विवाह 25 साल की उम्र में हुआ, तो हमने 25 वर्ष को अभावों के बावजूद ब्रह्मचर्य आश्रम को खूब हमने आनंद से जिया। और गृहस्थ आश्रम के 25 वर्ष को भी मैंने खूब आनंद से जिया। नहीं केवल मुद्रा कमाई, साख भी कमाई और लोगों का प्रेम भी कमाया। लेकिन जिस समय मैं 50 वर्ष का हुआ, 22 जुलाई 2018 को, उस समय मैंने गृहस्थ आश्रम से निवृत्त हो लेकर के और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। वानप्रस्थ आश्रम मतलब जो कुछ 25 वर्ष में आपने कमाया है उसको समाज के हित में उपयोग करना और उसको आप आनंद के लिए उपयोग करना, जिम्मेदारी के रूप में नहीं। हमको आनंद आना चाहिए, इसलिए हमने जो कुछ कमाया उसको यहाँ लगा करके और ईश्वर सृष्टि ये प्रकल्प को हमने प्रारंभ किया। और 22 जुलाई 2043 की तारीख, जिस दिन 75 वर्ष पूर्ण होंगे, उस दिन संन्यास आश्रम के कारण उस दिन का त्यागपत्र लिख करके अभी से मैंने इसकी फाइल में रख दिया। ये दोनों आपके प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ इस ईश्वर सृष्टि में मतलब किन किन लोगों को फ़ायदा है? आपने चिकित्सालय बना रखा है, गौशाला बना रखी है, अलग अलग तरह के प्रकल्प किए हुए हैं, तो क्या किन लोगों को ध्यान में रख के आपने किया? वास्तव में तो इस समय भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, परंपरा और महापुरुषों का जीवन और विचार, उसके लिए विश्व में, न केवल भारत में, विश्व भर में अनेक प्रकल्प और अनेक अच्छे कार्य अनेक विद्वानों और संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं। उसमें से एक प्रकल्प जो है ये ईश्वर सृष्टि है। और ये सनातन के लिए है, ये विश्व धर्म के लिए है, ये हिंदू धर्म के लिए है, ये व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं है। जो हमने इस समय यहाँ पे मुख्य रूप से 4 प्रकल्प हैं। पहला
प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जिसमें 40 शैय्याओं का प्राकृतिक चिकित्सालय है। दूसरा ऋषि कृषि तंत्र मंत्र शोध संस्थान, आज की भाषा में कहें तो एग्रीकल्चर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसर्च सेंटर। तंत्र मतलब जो साधन सुविधाएं कृषि के लिए लगते हैं उनके ऊपर रिसर्च करना और अच्छे उन्नत किस्म के यंत्र बनाना। मंत्र मतलब खेती की उस भूमि की योग्यता के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार वहाँ कौन सी फसल, कौन से पौधे अच्छे हों उसके बारे में रिसर्च, और किस प्रकार से पौधों का संरक्षण हो, औषधियों का निर्माण हो, उनको बीमारियां न लगें उसके लिए बरती जाने वाली सावधानियां, इस बारे में रिसर्च, ये ऋषि कृषि का काम है। तीसरा नंदिनी गौ सेवा संवर्धन एवं अनुसंधान संस्थान। हमारे मानना है कि गौशाला ये तो गाय का अनाथ आश्रम है, होना ही नहीं चाहिए, लेकिन समाज की स्थिति आज के समय में हम देखते हैं जब बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते या पालन नहीं करते तो कोई तो भी धर्मात्मा उनको एक स्थान पे अनाथ आश्रम में रखता है। तो इसी प्रकार का ये है कि गाय जब कोई समाज में नहीं रख रहा है तो कहीं तो भी रखना चाहिए। इसके लिए अनन्य लोग जो है गौशालाओं के माध्यम से उनकी सेवा करते हैं। हमारा ये मानना है कि गाय माता आपके कुछ पाने की आकांक्षा से नहीं कर रखती है, गाय माता तो विश्व को चलाने की क्षमता रखती है। इसलिए आज के समय में जो गाय के बारे में अज्ञान है उसको दूर करना, और चूंकि वो वाइबल होना चाहिए। कोई किसान यदि घर पे रखे तो आज के समय में वो वाइबल नहीं, इसलिए रखता नहीं है। तो हम अध्ययन कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो एक गाय को पालने में आती हैं और उनका क्या समाधान किया जा सकता है। इसलिए हमारा जो प्राकृतिक चिकित्सालय उसकी टैग लाइन है, आओ चले प्रकृति की ओर। ऋषि कृषि की है अमृतमयी धरती माता, और गौशाला ऋषि कृषि अपने जो नंदिनी गौ सेवा संवर्धन अनुसंधान संस्थान है उसकी है घर घर गौ माता। तो घर घर गाय रखने के लिए जो कुछ काम आवश्यकताएं लगती हैं उनका अध्ययन करके उनकी व्यवस्थाएं करना। तो हमने आज तक 6 घरों में गायें रखी हैं और हम उनको ये सुविधाएं देते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये समस्याएं आती हैं, हम उनका निदान बताते हैं, न केवल बताते हैं, हम निदान करते हैं। इस प्रकार का हमारा ये है। ये तो एक हो गया इनका समाज के लिए उपयोग। दूसरा जो इनका उपयोग है, ये हमारा चौथा जो प्रकल्प जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वेद विद्यापीठम। वेद विद्यापीठ के 2 भाग हैं, एक गुरुकुल और एक ऋषिकुल। ये दोनों प्रकल्प विजयादशमी 2025 को प्रारंभ होंगे, जिसमें गुरुकुल में पहली कक्षा से लेकर के आज की भाषा में पोस्ट ग्रेजुएशन तक कहते हैं। वैसे हमारे उसमें ये क्लासरूम का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस प्रकार की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, हमारी दूसरी व्यवस्था है। तो उसमें वो गुरुकुल में पढ़ाई होगी। पढ़ाई का माध्यम केवल और केवल संस्कृत होगा, आधार वेद होंगे और केवल रेसिडेंशियल स्कूल होगी, कोई बाहर से बच्चे आके पढ़ेंगे। ऋषिकुल जो है उसमें रिसर्च का काम होगा, आज की भाषा में जिसको PhD कहते हैं। उसके अलावा हम सबको पता है कि पहले भारत के गांव-गांव में गुरुकुल हुआ करते थे। रामायण जिसने देखी है, भगवान राम और निषाद राज का प्रसंग सबने देखा है। जिसने श्री कृष्ण का देखा है, चरित्र पढ़ा है, उसमें श्री कृष्ण सुदामा का चरित्र हम सबने पढ़ा है। तो इस प्रकार से शिक्षा सबका अधिकार है और शिक्षा ये सरकार नहीं दे सकती है, ये समाज के प्रति जिम्मेदारी है। जो सक्षम है उनकी जिम्मेदारी कि अक्षम को पढ़ाएं, और जो अक्षम है उसको पढ़ने का अधिकार है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारे यहाँ पे किसी प्रकार की जाति व्यवस्था के आधार पे एडमिशन नहीं होगा। जिसका सनातन में विश्वास होगा, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, महापुरुष के विचार और जीवन को मानने वाले परिवार के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। और ऋषिकुल में ऋषि तैयार होंगे जो आगे जाकर के अलग अलग जगह पे अपने अपने गुरुकुल खोलेंगे। रिसर्च का काम होगा, जिसमें भारतीय सभ्यता में हम देखते हैं आर्य समाज, बौद्ध, जैन, सिख, शैव और वैष्णव, ये जितनी जो आध्यात्म की हमारी परंपराएं हैं उन सब के ऊपर जो समन्वय हो सकता है, वो समन्वय को ढूंढ करके हम चाहे अलग अलग पूजा पद्धतियों को मानते हो, अलग अलग विचार को मानते हो, लेकिन विदेशी के सामने, दूसरे के सामने वयम पंचादि शतकम की हमारे विचार है, और उसको पुष्ट करने के लिए ऋषिकुल में ऋषि तैयार होंगे। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।